हेलो बच्चों, मैं दीपक शर्मा। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11वीं का पहला पाठ समुच्चय। समुच्चय समुच्चय शब्द की परिभाषा जो है बहुत आसान सी है। सिर्फ एक लाइन की परिभाषा है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर पूरी परिभाषा जो है एक शब्द पर निर्भर है, सुपरिभाषित। सुपरिभाषित शब्द का क्या अर्थ है कि किसी नियम विशेष का पालन, अर्थात अगर हम इसी परिभाषा को लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि उन वस्तुओं का संग्रह जो नियम विशेष का पालन करें उनका समुच्चय कहलाता है। हो गई ना परिभाषा। यही परिभाषा बनेगी कि जो उन वस्तुओं का संग्रह जो नियम विशेष का पालन करें उन वस्तुओं का समुच्चय कहलाता है। जैसे दो उदाहरण लेते हैं। छोटा सा उदाहरण है हमारे विद्यालय की कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय। यहाँ पे ध्यान देना है हमारे विद्यालय की। हमारे विद्यालय के में कौन से बच्चे आएंगे जिनका नाम हमारे विद्यालय में दर्ज है। पहली शर्त। कक्षा 11वीं के विद्यार्थी, तो कक्षा 11वीं के विद्यार्थी में कौन से विद्यार्थी आएंगे जिनने कक्षा 10वीं पास कर ली। भले 11वीं फेल है पर वो एक साल 10वीं पास हुआ है ना, तो कक्षा 10वीं पास। दो नियम हो गए। तो हमारे विद्यालय की कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के समुच्चय के दो नियम कौन कौन से हो गए। पहला, हमारे विद्यालय में बच्चे का नाम होना चाहिए। दूसरा, उसने कक्षा 10वीं पास की होनी चाहिए। अगर ये दोनों करता है तो वो हमारे विद्यालय के विद्यार्थी, कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों का समुच्चय का सदस्य है, और अगर नहीं करता है तो वो सदस्य नहीं है। एक और उदाहरण है SCHOOL। इसका अगर हम समुच्चय देखें तो इसका समुच्चय में कौन कौन अवयव आएगा। एक बार S है तो आ गया, एक बार C है वो भी आ गया, H है वो भी आ गया, O है वो भी आ गया, L है वो भी आ गया। चूंकि L O दो बार है पर हम यहाँ पर अवयव तो है, अवयव का नाम एक बार लिख दिया तो हमारा मान ना लिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने SCHOL इस प्रकार से हम समुच्चय को लिखते हैं। इसका मतलब अगर हम पढ़ें तो समुच्चय को क्या कहते हैं कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से ABC से प्रदर्शित करते हैं और उसके अवयवों को छोटे अक्षरों स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c इत्यादि से प्रकट करते हैं। मान लो अगर कोई स्मॉल a किसी कैपिटल A समुच्चय का अवयव है तो इसे किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसे लिखने का हमारे पास जो नियम है वो है A अवयव है A का। ये चिन्ह जो आपको दिख रहा है विशेष प्रकार का, ये चिन्ह जो है अवयव को प्रकट करता है। कुछ अन्य समुच्चय जो हमारे गणितीय जीवन में हमेशा उपयोग में आते हैं। सबसे पहला उदाहरण है n। n को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं। n है सभी प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब हम यहाँ पर प्राकृत की परिभाषा में नहीं जाएंगे। प्राकृत संख्याओं को हम ये समझ लें कि गिनती के अंकों का समुच्चय, जिन्हें हम गिनती में गिन लेते हैं उन सबका समुच्चय जो है वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। 1 2 3 4 5 6 ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है। Z सभी पूर्णांकों का समुच्चय। Q सभी परिमेय संख्याओं का समुच्चय। R सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। C सम्मिश्र संख्याओं का समुच्चय। Z प्लस, अब यहाँ पे देखिए Z प्लस, प्लस का चिन्ह है, ये बताता है कि पूर्णांकों का समुच्चय तो है लेकिन कौन से पूर्णांक है इसमें। सभी धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब ऋणात्मक संख्याएं इसमें शामिल नहीं है। Q प्लस क्या है, सभी धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय। R प्लस सभी धनात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसे हम R प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारे गणित में उपयोग में आने वाले कुछ समुच्चय हैं। अब हम देखते हैं कि समुच्चयों को किस तरीके से लिखते हैं, किस तरीके से निरूपित करते हैं। हमारे पास समुच्चय को निरूपण की दो विधियां हैं। पहली विधि है सारणीबद्ध रूप या रोस्टर रूप, दूसरी विधि है समुच्चय निर्माण रूप। पहले हम बात करते हैं सारणीबद्ध रूप की। सारणीबद्ध रूप इस विधि में समुच्चय के अवयवों को सूचीबद्ध करके रखते हैं। इसमें क्रम का महत्व नहीं होता है, एक अवयव केवल एक बार आता है। अर्थात हमारे लिए जरूरी नहीं है कि 2 पहले आना चाहिए 3 बाद में आए, कोई भी हो सकता है। 2 भी पहले आ सकता है, 3 भी पहले आ सकता है, और हम दोनों प्रकार से इसको मान्य करते हैं। बात कहाँ जरूरी है कि एक अवयव केवल एक बार रखा जाए, ये हमारे लिए ध्यान रखने वाली बात है।
अब हम एक उदाहरण से माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि शून्य से बड़ी और 5 से छोटी पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को हम किस प्रकार से लिखते हैं। तो इस विधि में अगर हम उसको लिखेंगे तो z बराबर शून्य से बड़ी पूर्णांक संख्या 1, 2, 3, 4, 5 भी है, लेकिन हमारी दूसरी शर्त क्या थी कि 5 से छोटी चाहिए। तो 5 से छोटी चाहिए, इसलिए इसे यहाँ पर 5 शामिल नहीं होगा। तो हमारा समुच्चय क्या हो गया, सारणीबद्ध रूप में अगर हम z को लिख रहे हैं तो z बराबर 1, 2, 3 और 4, ये हमारा समुच्चय हो गया। दूसरी विधि है हमारी समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप में क्या होता है, इसमें जिस नियम के तहत समुच्चय का निर्माण होता है, जिस नियम का उपयोग करके समुच्चय का निर्माण किया जाता है, उस नियम का वर्णन होता है। उस नियम के रूप में हम इस समुच्चय को इसमें व्यक्त करते हैं। अर्थात समुच्चय को उसके सभी अवयवों में उपस्थित सर्वनिष्ठ गुण धर्मों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो समुच्चय के बाहर के किसी अवयव में नहीं होता है। अभी हमने ऊपर का एक उदाहरण जो दिया था कि शून्य से बड़ी और 5 से छोटी पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, तो इसी को अगर हम इसमें लिखें तो z बराबर क्या होगा, इसमें x होगा। x क्या है, उस संख्या को व्यक्त कर रहा है, और कैसा है इसको बताने के लिए हमने यहाँ पे दो बिंदी लगाई हुई है जिन्हें हम बोलते हैं सच दैट। इसका मतलब होता है इस प्रकार है। तो x कैसा है, x इस प्रकार वाले x होंगे जो x एक पूर्णांक है। पहली शर्त हमने कहा था कि पूर्णांक होना चाहिए, तो x एक पूर्णांक है। और कैसा है कि शून्य छोटा है x से, मतलब शून्य से बड़ी संख्या, तो शून्य छोटा है x से और x छोटा है 5 से, और 5 से छोटी संख्या। मतलब हमारी पूरी शर्तों की बात हो रही है, इसमें 5 शामिल नहीं होगा, शून्य शामिल नहीं होगा, तो क्या शामिल होंगे, यही जो 4 यहाँ पर लिखे हुए थे। इनको चूंकि हमने अवयवों को अलग अलग रूप में लिखा था, तो इसलिए यहाँ पर क्या कहला रहे थे, सारणीबद्ध रूप कहला रहे थे। और यहाँ पर हमने उनको क्या कर दिया, उस परिभाषा या उस नियम के अंतर्गत लिख दिया, इसलिए यहाँ पर वो समुच्चय निर्माण रूप में परिवर्तित हो गए। और हमने क्या कह दिया कि z x सच दैट x एक पूर्णांक संख्या है और शून्य छोटा है x से, और शून्य x छोटा है 5 से। तो इस प्रकार से आप अपने समुच्चय को दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक पहला सारणीबद्ध रूप हो जाएगा और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं समुच्चय के प्रकार। अब हमको पढ़ना है समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं समुच्चय में से रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या है, नाम से स्पष्ट है, रिक्त हो तो वह समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उस समुच्चय को हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं या शून्य समुच्चय कहते हैं। और इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं पहली चीज, या ब्रैकेट के अंदर कुछ अवयव ना लिखें, केवल ब्रैकेट बना दें, तो उससे भी हम इसे प्रदर्शित करते हैं। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम समझें कि रिक्त समुच्चय होता क्या है, तो 5 और 6 के मध्य पूर्णांक संख्या। अगर हम आपसे कहें कि आप हमको एक पूर्णांक संख्या बताइए जो 5 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो, तो आप बोलेंगे सर आप कैसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। और जब कुछ भी नहीं आएगा अर्थात ये क्या हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया। तो ऐसे समुच्चय जिसमें कोई अवयव ना हो उसे हम क्या कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं। एक बड़ी मजेदार चीज है, यदि ए रिक्त समुच्चय नहीं है, मतलब कोई समुच्चय ऐसा हो जो रिक्त ना हो, उसे हम अरिक्त समुच्चय कहते हैं। और ये शब्द हमें बहुत बार बार आएगा किताब में, प्रश्न में आएगा कि ए अरिक्त समुच्चय है, तो उसको हमें पता होना चाहिए कि अरिक्त से मतलब क्या है, जो रिक्त नहीं है, मतलब उसमें कोई ना कोई अवयव अवश्य है। दूसरा समुच्चय है एकल समुच्चय। वह समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव होता है वो एकल समुच्चय कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए 5 और 7 के मध्य पूर्णांक संख्या, तो अब हम देखेंगे तो आप लोग फटाक से बोल देंगे सर 6 आती है पूर्णांक संख्या, तो उस 6 को हम ब्रैकेट के रूप में लिख लेंगे और हम ये बता देंगे कि ये कैसा समुच्चय है, क्योंकि इसमें केवल एक अवयव है, इसलिए ये एकल समुच्चय है। तीसरा समुच्चय है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय मतलब ऐसा समुच्चय हो जिसके अवयवों को हम गिन सकें, या जिसके अवयवों की संख्या एक निश्चित संख्या हो, उसे हम क्या कहते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। तो प्रश्न आएगा क्या रिक्त समुच्चय परिमित समुच्चय है, बिल्कुल है।
जो समुच्चय रिक्त है मतलब हम उसमें गिन सकते हैं कितने अवयव, उसमें शून्य अवयव हैं, तो वो कैसा हो गया, परिमित समुच्चय हो गया। फिर दिमाग में आएगा कि ऐसा एक आध उदाहरण, तो हम अपने पास उदाहरण देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में स्वरों का समुच्चय, स्वरों का समुच्चय, स्वर कौन कौन से हैं हमारे पास, ए, ई, आई, ओ और यू। कितने समुच्चय स्वर हैं, कितने अवयव हैं इसमें, तो हम गिन लें 1 2 3 4 और 5 है सब। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये परिमित समुच्चय, इसमें अवयवों की संख्या परिमित है। परिमित मतलब सीमित है, इसलिए ये परिमित समुच्चय। अगला समुच्चय है अपरिमित समुच्चय। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कैसी हो, परिमित ना हो। परिमित ना हो मतलब जो गिनी ना जा सके, अपरिमित हो, अनंत हो, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर पहला है प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हम क्या सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं, चलो सबसे छोटी तो हमको मालूम है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है, तो 1 से शुरू हुआ, 1 2 3 4, गिनती कहाँ खत्म होगी, नहीं बता सकते। जो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं बता सकते मतलब हम गिन ही नहीं सकते, तो ये इसमें अवयवों की संख्या कितनी हो गई, अपरिमित हो गई। एक और उदाहरण है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। इसको कैसे बताएंगे, ना तो सबसे छोटी संख्या बता सकते हैं, ना सबसे बड़ी संख्या बता सकते हैं, मतलब इसमें अवयवों की संख्या हम नहीं बता सकते। तो ऐसी संख्याओं के समुच्चय को जिनमें अवयवों की संख्या ना बताई जा सके उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अगला है समुच्चयों का समुच्चय। जब एक समुच्चय किसी अन्य समुच्चय का अवयव होता है, मतलब एक समुच्चय के अंदर दूसरा समुच्चय हो अवयव के रूप में, तो जो बड़े वाला समुच्चय होता है, जो बाहर वाला समुच्चय होता है, उसे हम समुच्चयों का समुच्चय कहते हैं। इसे ही हम समुच्चयों का परिवार भी कह सकते हैं, या इसे हम समुच्चयों का वर्ग भी कहते हैं। एक अगला उदाहरण, अगला है समुच्चय समान समुच्चय। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं यदि यथार्थतः मतलब दोनों में निश्चित रूप से समान अवयव हो, और इसे हम ए बराबर बी लिखते हैं। अर्थात जो अवयव ए में है वही अवयव बी में हो। यथार्थतः समान का मतलब, यथार्थतः समान अवयव मतलब जो अवयव ए में था वही अवयव बी में भी है, इसलिए हम इसको हम ए बराबर बी लिखेंगे और कहेंगे कि ये दोनों अवयव, ये दोनों समुच्चय कैसे हैं, समान समुच्चय। एक उदाहरण है, ए बराबर हमारे पास दिया हुआ है 1 2 1 3 5 और 7, ये कैसी संख्या है, विषम संख्या है। p बराबर यहां पर लिख रहा है कि x सच दैट x कैसा है, विषम प्राकृत संख्या है और x छोटा है 8 से। x छोटा भी 8 से है, विषम प्राकृत संख्या भी है, तो विषम प्राकृत संख्या हमारी 1 3 5 7 होते हैं। इसका मतलब a बराबर क्या हो गया, b के। तो हम कहेंगे कि a और b कैसे हैं, समान समुच्चय है। यदि a और b समान नहीं है, असमान है, तो हम इन्हें लिखते हैं कि a बराबर नहीं है b के। कोई दिक्कत यहां पे? अब सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं हम उपसमुच्चय। उपसमुच्चय, समुच्चय a और समुच्चय b इस प्रकार से हो कि a का प्रत्येक अवयव b का भी एक अवयव हो। बहुत गौर से सुनिएगा, a का प्रत्येक अवयव b का भी अवयव है, तो समुच्चय a को समुच्चय b का उपसमुच्चय कहते हैं। और इसे हम किस तरीके से लिखते हैं, a उपसमुच्चय b। अगर हम ऐसा लिख रहे हैं कि a उपसमुच्चय है b का, इसका मतलब हो गया कि कोई अवयव a का जो है, a स्मॉल a अगर कोई अवयव है a का, तो स्मॉल a अवयव होगा b का भी। अगर ऐसा है तब हम ये कहेंगे कि समुच्चय कैसा है, a जो है वो b का उपसमुच्चय है। अर्थात एक उदाहरण के द्वारा हम देखें कि a बराबर हमारे पास क्या है, 1 2 3 4 है, और b बराबर हमारे पास है 0 1 2 3 4। तो यहाँ पर 1 था, यहाँ भी 1, b 2 था, a में b में भी 2 है, a में 3 था b में भी 3 है, a में 4 था b में भी 4 है। इसका मतलब a के सभी अवयव b में हैं, तो a उपसमुच्चय हो गया b का।
इसी चीज को अगर हम देखें तो अब हम समुच्चय बी को क्या कहेंगे? समुच्चय ए को तो हमने कह दिया कि समुच्चय ए उप समुच्चय है बी का। ऐसी कंडीशन में समुच्चय बी को समुच्चय ए का अधिसमुच्चय कहते हैं। और हम अगर उसी चीज को लिखना चाहें, बी को बताना चाहें, तो हम लिखते हैं बी अधिसमुच्चय है ए का। उपसमुच्चय के कुछ गुण होते हैं कि हर समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये सबसे पहला गुण है, मतलब ए उपसमुच्चय होगा ए का। दूसरा गुण है कि यदि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, अगर दोनों कंडीशन अल्टी पल्टी हो, क्रम इनमें नियम वाली कंडीशन हो कि ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, तो हम ये कहते हैं कि ए बराबर बी होगा। मतलब ये शर्त किसके लिए हो गई? हमने पीछे पढ़ा था समान समुच्चय, तो ये समान समुच्चय वाली शर्त हो गई कि दो अवयव हैं, दो समुच्चय हैं ए और बी, और दोनों एक दूसरे के उपसमुच्चय हैं। ए उपसमुच्चय है बी का और बी उपसमुच्चय है ए का, अर्थात ए बराबर बी। एक तीसरा गुणधर्म है कि ए उपसमुच्चय है बी का, बी उपसमुच्चय है सी का, तब ए उपसमुच्चय होगा सी का। ये तो सिंपल सी थ्योरी है कि जब ए के सभी अवयव बी में हैं और बी के सभी अवयव सी में हैं, इसका मतलब ए के सभी अवयव सी में होंगे, और ये हमारा गुणधर्म बन जाता है। तो ए उपसमुच्चय बी, बी उपसमुच्चय सी, तब ए उपसमुच्चय होगा सी का। अब हम एक ऐसे समुच्चय के बारे में बात कर रहे हैं जिसका हमें गणित में बहुत ज्यादा उपयोग करना पड़ता है। वो समुच्चय है अंतराल। अंतराल क्या है ये देख लेते हैं। संख्या रेखा पर दो विशिष्ट संख्याओं के बीच स्थित संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। संख्या रेखा पर मतलब ये हमारे पास संख्या रेखा है, इस पर कहीं दो संख्याएं, ये मान लीजिए ये संख्या हमारे पास a है और ये दूसरी संख्या b है, तो a और b के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं? अंतराल कहते हैं। अंतराल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है खुला अंतराल या विवृत अंतराल, इसी को हम क्या कहते हैं? ओपन इंटरवल भी कहते हैं। क्या है ये? तो यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं और a छोटा है b से, यहां पे भी देख लो a छोटा है b से, तो a और b के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को खुला अंतराल कहते हैं। मतलब a और b के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को, a और b के बीच सभी स्थित सभी वास्तविक संख्याओं को, मतलब ना तो इसमें a शामिल है और ना ही b शामिल है। हमने कहा है a और b के बीच स्थित, तो a और b के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को खुला अंतराल कहते हैं। इसे हम a b स्मॉल ब्रैकेट के अंदर द्वारा व्यक्त करते हैं, या इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं हम इसे। यदि कोई अवयव x खुला अंतराल a b में है, इसका मतलब क्या होगा? इसको हम कहेंगे कि उसमें वो सभी x होंगे। कैसे होंगे? कि x a से बड़ा है और b से छोटा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि हमें विवृत अंतराल में सिरे के अवयव शामिल नहीं होते हैं। मतलब जो अवयव हमने सिरे में ले रखे हैं a और b, वो इसमें शामिल नहीं है। क्या है? a छोटा है x से, x छोटा है a से और x छोटा है b से, तो वो दोनों अवयव इसमें शामिल नहीं है। तो इस अंतराल को हम खुला अंतराल कहते हैं। दूसरा अंतराल है बंद अंतराल या संवृत अंतराल, या अंग्रेजी में इसे हम कहते हैं क्लोज्ड इंटरवल। क्या होता है ये? तो इसमें भी पहली चीज तो वही है कि यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं और a छोटा है b से, तब a से b के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को बंद अंतराल कहते हैं। यहां पे देखो शब्द पढ़ना है, a से b के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वहां क्या था? a और b के बीच स्थित, और शब्द था, यहाँ पे और नहीं है। यहाँ क्या है? a से b के बीच स्थित सभी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय बंद अंतराल कहलाता है, संवृत अंतराल कहलाता है।
इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो बड़े ब्रैकेट के अंदर a कॉमा b लिख देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये बंद अंतराल कहलाता है। यदि अगर x हमारे पास कोई ऐसा है जो बंद अंतराल ab का अवयव है, तो इसे हम समुच्चय निर्माण रूप में देखो कैसे लिख रहे हैं, समुच्चय की परिभाषा के रूप में बता रहे हैं कि इसमें वो सारे अवयव आएंगे, x आएंगे, कैसे आएंगे कि x क्या है, a से बड़ा और बराबर है और b से छोटा और बराबर है। देखो दोनों चीजों का यूज हुआ है, छोटा है बराबर है, मतलब a छोटा है बराबर है x से और x छोटा है बराबर है b से, मतलब a के बराबर भी है और b के बराबर भी है, मतलब सिरे के अवयव शामिल हैं। सिरे के अवयव शामिल है तब हम इस अंतराल को क्या कह रहे हैं, बंद अंतराल कहते हैं। एक तीसरा अंतराल भी है हमारे पास, अर्ध विवृत और अर्ध संवृत, मतलब एक तरफ से बंद रहेगा, एक तरफ से खुला रहेगा। या हम ये कहते हैं कि अंतराल जो एक सिरे पर विवृत अंतराल का पालन करे और दूसरे सिरे पर संवृत का पालन करे, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध विवृत अर्ध संवृत। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होगा वाम विवृत दक्षिण संवृत, मतलब वाम में बंद हो, वाम में खुला हो और दक्षिण में बंद हो, मतलब पहला जो अवयव है वो ओपन इंटरवल हो और दूसरे वाले अवयव के बाद क्लोज्ड हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, बंद हो, तो इसे हम क्या कहते हैं कि वाम विवृत दक्षिण संवृत। एक्स अवयव है मान लेते हैं वाम विवृत दक्षिण संवृत का, तो क्या होगा, एक्स में वो अवयव आएंगे जो जिनके लिए a छोटा होगा x से, किंतु x छोटा और बराबर होगा b से। देखो यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, छोटा और बराबर, मतलब लास्ट में क्लोज्ड हो रहा है और शुरू में क्या है, a छोटा है x से, तो ऐसे अंतराल को हम क्या कहते हैं, वाम विवृत दक्षिण संवृत। दूसरा अंतराल है वाम संवृत दक्षिण विवृत, मतलब बाएं हाथ में कैसा हो, बंद हो और दक्षिण हाथ में कैसा हो, खुला हो। अगर x इसका अवयव है तो इसका मतलब है कि x सच दैट कैसा होगा, x a जो है वो छोटा और बराबर होगा x के और b से x छोटा होगा। यहाँ बराबर का निशान नहीं है, इस तरीके से हम अंतराल को व्यक्त करते हैं। अगला है घात समुच्चय। घात समुच्चय, a कोई अरिक्त परिमित समुच्चय है तब a के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय a का घात समुच्चय कहलाता है। किसका समुच्चय, a के सभी उप समुच्चयों का समुच्चय, मतलब अब हमें पहले a के उप समुच्चय ज्ञात करने पड़ेंगे और उनको जब हम समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो जो समुच्चय बनेगा वो क्या कहलाएगा, समुच्चय a का घात समुच्चय कहलाएगा। इसे हम P ऑफ A से प्रदर्शित करते हैं, व्यक्त करते हैं, और मान लेते हैं यदि हमारे पास A में दो अवयव हैं, 1 और 2, उदाहरण के तौर पर PA में कौन कौन से अवयव होंगे, तो हम पहले इसके समुच्चय निकालें, तो इसका सबसे पहला उप समुच्चय होगा 5। क्यों, क्योंकि 5 में कोई अवयव नहीं होता और ये खाली ब्रैकेट होता है, तो ये सभी का उप समुच्चय होता है, तो A का एक उप समुच्चय 5 हो गया। दूसरा उप समुच्चय सिंगल अवयव 1, तीसरा उप समुच्चय सिंगल अवयव 2, चौथा 1 2, हमने पढ़ा था स्वयं का उप समुच्चय होता है। तो P ऑफ A बराबर क्या हो गया, एक समुच्चय बन गया जिसमें 4 अवयव हो गए, 5 समुच्चय 1 समुच्चय 2 समुच्चय 1 2, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, घात समुच्चय कहेंगे। तो यदि समुच्चय A में अवयवों की संख्या n है तो घात समुच्चय में अवयवों की संख्या कितनी होगी, 2 की घात n। इस सूत्र से भी निकाल लो, 2 की घात 2 4 होती है, यहाँ पे 4 अवयव हैं हमारे पास। आगे है समष्टीय समुच्चय, एक ऐसा समुच्चय जिसमें सभी समुच्चय समाहित हों। सभी समुच्चयों की बात हो रही है, मतलब जितने भी समुच्चय हम कल्पना कर सकते हैं वो सारे समुच्चय जिस समुच्चय में शामिल होंगे उसे हम क्या कहते हैं, समष्टीय समुच्चय कहते हैं, और इसे हम U से प्रदर्शित करते हैं, बड़े U से प्रदर्शित करते हैं। अगला है पूरक समुच्चय। पूरक समुच्चय क्या देखते हैं, यदि समुच्चय A किसी समष्टीय समुच्चय U का उप समुच्चय है तो
ए का पूरक समुच्चय जिसे हम ए डैश से प्रदर्शित करते हैं U के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो A में ना हो। U के उन अवयवों का समुच्चय होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें तो यदि हमारे पास U में 1 2 3 4 5 और 6 हैं और A में 1 3 6 है तो A डैश में क्या होगा? देखो 1 यहाँ पे था इसलिए यहाँ पे नहीं आएगा, 2 U में है लेकिन A में नहीं है इसलिए A डैश में 2 को लिख दिया, 3 A में है इसलिए नहीं आएगा, 4 U में है लेकिन A डैश में नहीं है इसलिए 4 को लिख लिया, 5 U में है U डैश A डैश में A में नहीं है इसलिए A डैश में लिख लिया और 6 A में है इसलिए A डैश में नहीं आएगा तो A डैश के अवयव क्या हो गए? 2 4 5। इसका मतलब अगर हम A डैश को परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? A डैश बराबर X, कौन से X? X जो U में तो है लेकिन A में नहीं है, तब हम इसे कहते हैं A डैश A का पूरक समुच्चय है। ठीक है, कुछ गुण है पूरक समुच्चय के। सबसे पहला गुण है स्वयं का समुच्चय, ए के पूरक का पूरक ए डैश का डैश ए होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहां पे ही देख लो ए का डैश कितना था? 2 4 5 था। अब जब हम इसका फिर से डैश निकालेंगे तो कौन सा आ जाएगा? 1 आएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आएगा, 4 और 5 नहीं आएंगे, 6 आएगा, तो ए मिल गया। तो ए डैश का डैश ए होता है। ए और ए डैश का यूनियन या संघ जो है वो यू के बराबर होता है। अभी हमने संघ के बारे में नहीं पढ़ा है, हम आगे इसको देख लेंगे। ए और ए डैश का सर्वनिष्ठ फाई के बराबर होता है। सर्वनिष्ठ की परिभाषा भी पीछे है, ये गुणधर्म है, इनको यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आगे हम इसको देखेंगे सवाल के माध्यम से। ए यूनियन बी का पूरक ए का पूरक सर्वनिष्ठ बी का पूरक होता है। इसी प्रकार से ए सर्वनिष्ठ बी का पूरक ए का पूरक संघ बी का पूरक होता है। और इन दोनों नियमों को जो ये हमारे पास यहाँ पे लिखे हुए हैं इनको हम डी मॉर्गन्स लॉ या डी मॉर्गन के नियम कहते हैं। एक जो महत्वपूर्ण है, ए का ए उप समुच्चय है बी का, तो एक बी का जो पूरक है वो ए के पूरक का उप समुच्चय होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना है कि यदि ए उप समुच्चय है बी का तो पूरक के केस में उल्टा हो जाएगा, बी डैश जो है वो उप समुच्चय होगा ए डैश का। अब समुच्चय पर संक्रियाओं की बात, अभी हमने संक्रिया पढ़ी थी, संघ पीछे देखा था, सर्वनिष्ठ देखा था, तो अब उन्हीं संक्रियाओं की बात हो रही है। तो समुच्चय में संक्रियाएं, सबसे पहली संक्रिया है समुच्चयों का संघ। संघ यूनियन अंग्रेजी में कहते हैं, यूनियन का मतलब होता है मिलाना। तो क्या है, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हैं तो ए और बी के संघ को ए यूनियन बी से प्रदर्शित करते हैं, ए यू बी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें ए और बी दोनों के सभी अवयवों को सम्मिलित किया जाता है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ए और बी दोनों के सभी अवयवों को, या तो अवयव ए में हो या बी में हो या दोनों में हो तो भी चलेगा। तो ए यूनियन बी को हम इस प्रकार से लिखते हैं कि ए यूनियन बी बराबर एक्स, कौन से एक्स आएंगे? या तो एक्स ए में हो या एक्स बी में हो या एक्स दोनों में हो। एक उदाहरण के तौर पर अभी हम पीछे से लेकर चल रहे थे, तो एक उदाहरण ले लेते हैं। ए बराबर 1 2 3 है, बी बराबर हमारे पास 3 4 5 है, तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3, चूंकि 3 यहां लिख चुके हैं इसलिए 4 और 5, कोई अगर दोबारा नहीं आता इसलिए 3 को दोबारा नहीं लिखा। संघ के कुछ गुण हैं जिन पे हम चर्चा करते हैं। तो ए यूनियन बी, ए संघ बी, बी संघ ए के बराबर होता है, ये क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहीं पे लिख करके देख लो, 3 4 5 और 1 2, मतलब हमने पहले पढ़ा था कि समुच्चय की परिभाषा में था कि क्रम से लिखना कोई जरूरी नहीं है, वही चीज यहाँ पे लगेगी और ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर ए यूनियन बी यूनियन सी, साहचर्य नियम। ए और फाई रिक्त समुच्चय और अरिक्त समुच्चय का जब संघ होगा तो हमेशा वो अरिक्त समुच्चय जो है वो प्राप्त होगा, इसे हम तत्समक नियम कहते हैं। ए यूनियन ए वर्ग सम नियम कहलाता है। स्वयं का संघ, स्वयं के साथ संघ करने पर
अपना स्वयं का अवयव ही प्राप्त होंगे, अर्थात स्वयं का समुच्चय मिलेगा। तो ए यूनियन ए बराबर ए यूनियन यू, समष्टि समुच्चय के साथ अगर हम संग करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? समष्टि समुच्चय। इसका मतलब यहां से हमको एक चीज समझ में आई कि यदि ए उप समुच्चय है बी का, तो ए संग बी करने पर हमें क्या मिलेगा? अधि समुच्चय या बड़ा वाला समुच्चय मिलेगा जिसका उप समुच्चय था। संघ में हमें ए उप समुच्चय है बी, तो ए संग बी में बी मिलेगा। संघ के बाद अगली संक्रिया है सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ को अंग्रेजी में हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यदि ए और बी दो समुच्चय हैं तो ए और बी के सर्वनिष्ठ को ए इंटरसेक्शन बी इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस प्रकार से लिखते हैं। और इसमें क्या होता है? ए और बी दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों को शामिल किया जाता है। संघ में हमने क्या पढ़ा था कि अवयव चाहे एक्स में ए में हो चाहे बी में हो वो संघ में शामिल होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब कौन से अवयव संघ में सर्वनिष्ठ में शामिल होंगे? जो ए में भी हो और बी में भी हो, दोनों में जो अवयव होंगे वही अवयव सर्वनिष्ठ में शामिल होंगे। ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है? तो हम परिभाषा में देखें तो एक्स कैसे हैं? जो वो सभी x जो a में शामिल हैं और जो b में भी शामिल हैं, मतलब x a का अवयव है और x b का अवयव है, वो सारे x a सर्वनिष्ठ b में होंगे। एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, जो पीछे उदाहरण लिया था वही ले लेते हैं। a बराबर है 1 2 3, b बराबर है 3 4 5। अब हम a सर्वनिष्ठ b निकाल रहे हैं। परिभाषा में क्या था? जो a में है, a में क्या है? 1, क्या बी में है? नहीं है, इसलिए नहीं लेंगे। ए में है 2, बी में है? नहीं है, नहीं लेंगे। ए में है 3, बी में 3, इसलिए ए सर्वनिष्ठ बी में आ गया 3। अब आगे बी को देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ए के अवयव खत्म हो गए तो 4 और 5 होंगे नहीं, तो उसको छोड़ देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आ गए? 3 आ गए। सर्वनिष्ठ के गुण जैसे संघ के गुण थे वैसे यहाँ पर सर्वनिष्ठ के गुण है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन बी, क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए, ये क्रमविनिमय नियम का पालन करता है। ए इंटरसेक्शन बी, ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी बराबर होगा बी सर्वनिष्ठ सी और सर्वनिष्ठ ए के साथ, ये साहचर्य नियम है। ए सर्वनिष्ठ फाई अरिक्त समुच्चय और रिक्त समुच्चय का जब सर्वनिष्ठ निकालते हैं तो हमें हमेशा रिक्त समुच्चय प्राप्त होगा। मतलब ए सर्वनिष्ठ फाई बराबर फाई, इस नियम को हम फाई का नियम कहते हैं। ए सर्वनिष्ठ ए स्वयं के साथ जब हम कॉमन लेंगे तो चूंकि ए में सारे अवयव ए में ही हैं, इसलिए पूरा का पूरा ए प्राप्त हो जाएगा। ए सर्वनिष्ठ समष्टि समुच्चय यू, इसमें क्या होगा? इसको हम यू नियम कहते हैं। ए चूंकि यू का उप समुच्चय है अतः उसमें सारे अवयव ए के होंगे, तो ए सर्वनिष्ठ यू बराबर ए। इससे हमको ये समझ में आया कि ए उप समुच्चय है बी, तब अगर हम ए सर्वनिष्ठ बी निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? ए मिलेगा, उप समुच्चय प्राप्त होगा। एक वितरण नियम यहाँ पे बढ़ जाता है कि ए सर्वनिष्ठ बी संघ सी है, तो ए सर्वनिष्ठ बी संघ ए सर्वनिष्ठ सी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बट गया, ये तो वितरण नियम हो गया। इसी को हम दूसरे रूप में लिखें तो ए संघ बी सर्वनिष्ठ सी है, तो ए संघ बी सर्वनिष्ठ ए संघ सी। संक्रिया है दो समुच्चयों में अंतर। दो समुच्चयों का अंतर, यदि दो समुच्चय ए और बी हैं तो उनके अंतर को a माइनस बी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसमें a के वे अवयव आते हैं जो b में ना हो, अर्थात a माइनस बी को अगर हम लिखें तो x वो सभी x होंगे जो a के अवयव तो हैं किंतु b के अवयव ना हो। एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यदि a बराबर 1 2 3 4 5 है, b बराबर 1 3 5 6 7 है, तब a माइनस बी में क्या होगा? तो जो कॉमन अवयव है जो a में है और b में है वो काट देते हैं, तो 1 से 1 कट गया, 3 से 3 कट गया, 5 से 5 कट गया। अब क्या बचा? अब हमारे पास बचा a में 2 और 4, तो यहाँ पे a माइनस बी में कितने अवयव हो गए? 2 और 4, अर्थात वो अवयव जो a में तो है किंतु b में नहीं है। अब अगर हम इसके गुणधर्म की बात करें तो पहला गुणधर्म a माइनस बी बराबर बी माइनस ए होता है। कहां से आया ये?
ए माइनस बी हमने देखा 2 और 4 है, बी माइनस ए कौन से अवयव बचे हैं, 6 और 7, दोनों बराबर है क्या, नहीं है, अतः ए माइनस बी बराबर नहीं होगा बी माइनस ए के। ए माइनस बी ए का उपसमुच्चय होता है, ये भी सही है, दिख रहा है हमको, यहाँ पे 2 और 4 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, अर्थात ए माइनस बी जो है वो ए का उपसमुच्चय है। ए माइनस बी ये बराबर होता है ए माइनस ए सर्वनिष्ठ बी के, या ये बराबर होगा ए संग बी में से बी को घटाने पर। आगे अगर हम देखें तो ए यूनियन बी का एन, मतलब ये एन ए यूनियन बी कहलाता है ए संग बी के अवयवों की संख्या, ये बराबर होती है ए में अवयवों की संख्या धन बी में अवयवों की संख्या माइनस ए इंटरसेक्शन बी में अवयवों की संख्या के बराबर होता है ए संग बी में अवयवों की संख्या। अगर हमारे पास तीन समुच्चय हैं ए बी सी, तो ए बी और सी के संघ का अवयवों की संख्या होगी ए के अवयवों की संख्या धन बी के अवयवों की संख्या धन सी के अवयवों की संख्या ऋण ए सर्वनिष्ठ बी के अवयवों की संख्या ऋण बी सर्वनिष्ठ सी के अवयवों की संख्या ऋण ए सर्वनिष्ठ सी के अवयवों की संख्या धन ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी के अवयवों की संख्या। इस तरीके से हम समुच्चय के अंतर को समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हुए हैं आपकी सहूलियत के लिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए, जिसको आपको हल करना है। यदि a बराबर 1 2 है, b बराबर 3 4 है, तो a सर्वनिष्ठ b क्या होगा आप इसमें देख सकते हैं और आप इसको हल कर सकते हैं। आपको हल करना है, फटाफट आप इसको हल कीजिए और उत्तर अगली स्लाइड पे आपको मिलेंगे। आप यहाँ पर भी अपने प्रश्नों को लगातार हल कर लीजिए और उत्तर आप अपना मिला सकते हैं। अब कुछ प्रश्न हैं जिनको हमको देख लेते हैं, एक समझने के लिए जरूरी है। जैसे पहला प्रश्न, समुच्चय a बराबर 1 2 3 के सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या बोला है, सभी उचित उप समुच्चय लिखिए। तो हमने पहले a बराबर हमको दिया हुआ है, ले लिया, इसके उप समुच्चय बनाए। तो सबसे पहला उप समुच्चय इसका हो गया 5, फिर हो गया एकल अवयव 2, एकल अवयव समुच्चय 3, फिर समुच्चय 1 2, फिर समुच्चय 1 3, फिर समुच्चय 2 3 और फिर अंत में सबसे स्वयं का समुच्चय 1 2 3। किंतु एक चीज अगर हम यहाँ गौर करें तो उचित उप समुच्चय में क्या होता है, स्वयं शामिल नहीं होता है। मतलब उचित उप समुच्चय का मतलब यह है कि समुच्चय उप समुच्चय होना चाहिए, समान अवयव समुच्चय नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि इसमें से एक अवयव कट जाएगा, कौन सा कट जाएगा, लास्ट वाला। तो अब कितना बचेंगे, ए के उचित उप समुच्चय होंगे 5 1 2 3 1 2 1 3 और 2 3। इसी प्रकार से नीचे लिखा हुआ निम्नलिखित अंतरालों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। अब देखिए सबसे पहले हमने अंतराल पढ़े थे, अंतरालों पे हम यहाँ पे फिर से बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न दिया है -3 और 0, और कौन सा अंतराल है, ओपन इंटरवल है या खुला अंतराल है। अगर ये खुला अंतराल है या विवृत अंतराल है तो इसका मतलब क्या होगा कि x के अवयव क्या होंगे, -3 से बड़े होंगे और 0 से छोटे होंगे। तो हमने लिख दिया कि x कौन से x आएंगे, जो वास्तविक संख्या r में है और -3 से बड़ा है और 0 से छोटा है। दूसरा कौन सा है, दूसरा है बंद अंतराल 6 और 12, इसमें क्या होंगे, 6 भी शामिल होगा और 12 भी शामिल होगा। तो x सच दैट x r का अवयव है, मतलब वास्तविक संख्याओं का अवयव है, और 6 छोटा और बराबर है x से, छोटा है बराबर है 12 से। तीसरा कैसा है, बाएं हाथ में खुला है और दाएं हाथ में बंद है। तो इसमें क्या होगा, बाएं हाथ में मतलब 6 से बड़ा होगा और 12 के छोटा और बराबर होगा, दोनों चीजें होंगी। तो तीनों आप इस तरीके से लिख करके इसका अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि a बराबर 1 2 3 4 है, b बराबर 3 4 5 6 है और c बराबर 5 6 7 8 है, तो इनको सिद्ध करना है। किस किस को सिद्ध करना है, हमको सबसे पहले वितरण नियम को आपको सिद्ध करके बताना है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c।
इसको सिद्ध करने के लिए हमने सबसे पहले ए यूनियन बी निकाल लिया। ए यूनियन बी निकालिए जरा। 1 2 3 4 और 5 और 6 पूरे अवयव आ गए है ना। ए यूनियन सी निकालो। 1 2 3 4 ए में थे और 5 6 7 8 सी में थे, सबको लिख दिया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है, 5 कॉमन है और 6 कॉमन है। तो 1 2 3 4 5 6। बी इंटरसेक्शन सी निकाल लिए आप, क्या निकला? 5 और 6। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालो। तो ए के साथ 1 2 3 4 पूरे लिख लिया और यहाँ पे 5 6 तो वो भी लिख लिया। आपको क्या दिख रहा है? हमको ये दिख रहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी में आ रहा है 6 तक और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी में आ रहा है 6 तक। मतलब समीकरण 1 और 2 से क्या हो गए? दोनों बराबर हो गई। दूसरा सवाल है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी और बी माइनस सी इंटरसेक्शन ए। ये हमको दोनों बदल के देखना है कि बराबर है कि नहीं है। तो हमने क्या निकाल लिया? बी माइनस सी निकाल लिया। बी माइनस सी मतलब बी के वो अवयव जो सी में है। तो सी में कौन है? 5 है और 6। तो 5 और 6 हटा दो तो बी माइनस सी कितना बचा? 3 और 4। तो बी माइनस सी बराबर हो गया 3 और 4। तो बी माइनस सी इंटरसेक्शन ए तो क्या आएगा? 3 4। ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी कितना आ गया? 3 4। तो दोनों से 3 और 4 से क्या आ गई? ये से दो गए। क्रम में नियम है। अगला प्रश्न भी इसी प्रकार से है कि u बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। a बराबर 2 4 6 8 है। b बराबर 2 3 5 7 है। तो a यूनियन b, अब आपको इसको सिद्ध करना है का पूरक बराबर होगा a का पूरक इंटरसेक्शन b का पूरक। सबसे पहले हमको क्या दिया है? u दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक और a दिया हुआ है 2 4 6 8। तो हमको a का पूरक मिल गया 1 3 5 7 9। b का पूरक निकाल लीजिए। तो b का पूरक निकल गया हमारा 1 4 6 8 9। a यूनियन b निकाला हमारा तो क्या है? 2 3 4 5 6 7 8। तो a यूनियन b का पूरक तो 1 2 कट गया, 3 4 5 6 7 8 कट गया, 1 और 9 बचा। तो ये 1 और 9 आ गया। ए इंटरसेक्शन ए पूरक इंटरसेक्शन बी पूरक, 1 और 9 मिल गया। दोनों से ये बराबर हो गया। इसी प्रकार नीचे वाला आप सिद्ध कर लीजिए। एक प्रश्न है, ये प्रश्न अक्सर आते हैं कि 65 व्यक्तियों के एक समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट पसंद करते हैं। 10 व्यक्ति क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करते हैं। तो कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं किंतु क्रिकेट नहीं, और कितने व्यक्ति टेनिस को पसंद करते हैं? दो अलग अलग प्रश्न हैं, बहुत गौर करने वाली बात है। पहला प्रश्न आप गौर कीजिए, कितने व्यक्ति जो केवल टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं, और ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो टेनिस पसंद करते हैं? दो प्रश्न है। तो हमने मान लिया है कि माना क्रिकेट को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय जो है वो ए है, टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों का समुच्चय बी है। जिसका मतलब क्या क्या दिया हुआ है? एन ऑफ ए, क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या तो कितनी दी है? 40। एन ऑफ ए यूनियन बी, कुल व्यक्तियों की संख्या 65। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 10। तो हमको क्या निकालना है? सबसे पहले तो निकालना है एन बी, मतलब टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। और दूसरी चीज क्या निकालनी है कि कितने व्यक्ति केवल टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं। ये आएगा आपका बी माइनस ए, एन बी माइनस ए यहां पर हमको निकालना है। हम पहले निकाल लें एन ए यूनियन बी। एन ए यूनियन बी बराबर क्या हो गया? सूत्र है हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। एन ए यूनियन बी का मान रख दिया 65, ए का 40, बी का ज्ञात करना है, ए इंटरसेक्शन बी का 10 रख दिया, हल किया तो एन बी बराबर आ गया 35। 35 क्या है? टेनिस को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या है। परंतु अब हमें निकालना है जिन्हें केवल टेनिस पसंद है क्रिकेट नहीं। इसका मतलब एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी कर दिया हमने। तो 35 माइनस 10 हो गया और ये बराबर हो गया 25 के। तो इस तरीके से आप अपने सवालों की प्रैक्टिस करें और
अच्छे नंबरों के लिए मेहनत करें। धन्यवाद।